ऑलराइट, सो मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, कभी भी केमिकल रिएक्शन जब होता है, बराबर, तो हमारे पास में तीन सवाल आते हैं। कितने सवाल आते हैं? है ना, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन मान लीजिए मैंने लिख दिया है ए रिएक्ट्स विद बी टू फॉर्म सम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस रिएक्शन को लेकर हमारे सामने कितने सवाल आते हैं? एक्शन कर दो। हाँ, तीन सवाल आते हैं। कौन से तीन सवाल आते हैं? अब सर रिएक्शन आप करो, आपको ही पता, हमको क्या मालूम। बराबर। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये आता है कि क्या ये रिएक्शन होगा, मतलब इज इट नेसेसरी दैट ए एंड बी विल रिएक्ट। बराबर। क्या हम कोई भी दो चीजों को लेंगे तो जरूरी है क्या वो लोग आपस में रिएक्ट करें? मुंडी ला दीजिए, हाँ या ना। बराबर। सर हम तो चाहते ही कोई भी रिएक्ट ना करे, तो क्या केमिस्ट्री पढ़ना ही ना पड़े? लखन का सर कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं। बराबर है कि नहीं? ऑलराइट, सो केमिकल रिएक्शन होता है तो दो दो कोई भी रिएक्टेंट है वो आपस में मिक्स किया तो जरूरी नहीं है कि वो लोग रिएक्ट करे ही, या इन द गिवन कंडीशन रिएक्ट करे। जैसे कि हवा में हाइड्रोजन गैस है, मुंडी ला दो। बराबर। हवा में ऑक्सीजन है। बराबर। तो क्या दिन भर पानी बरसते रहता है क्या? वो दोनों आपस में रिएक्ट करके H2O H2O? नहीं ना। हवा में हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, लेकिन फिर भी वो लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब समझ में आया कि नहीं? ऑलराइट, सो दो रिएक्टेंट जो हैं उनको जब आप मिक्स करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में ये आता है कि क्या वो रिएक्ट करेंगे। ये पहला सवाल। इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं रिएक्शन फिजिबिलिटी, वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, ये होगा या नहीं होगा। बराबर। तो कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? सर इसमें पता क्या चलेगा, करके देख लेना का। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आप लोग पेन पेपर पे लिख के कैसे पता करोगे कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा? बराबर। कैसे हमें पता चलता है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं? चैट बॉक्स में बता सकते हैं फटाफट। रिएक्शन की फिजिबिलिटी हमें कैसे पता चलेगी कि ये रिएक्शन हो सकता है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता है? ये चलिए, फटाफट जवाब दीजिए, अभी तक ऊँघ में ही है आधे तो। अरे सर हफ्ते भर की नींद में है। चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। रिएक्शन होगा या नहीं होगा हमें कैसे पता चलेगा? बराबर है। हाँ देखो, एक प्यारा सा जवाब आ गया। वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड वैभव, कुशल, गुड ट्राई। ओके, तो देखो दोनों ने बढ़िया जवाब दिया है और दोनों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन दोनों का सही है। हाँ दीपिका बेटा, सवाल ही वो है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। यस, इज परफेक्टली करेक्ट। गौरव का कहना है कि डेल्टा जी की वैल्यू देखते हैं सर। अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस माना जाएगा। बराबर है कि नहीं? अरे यस और नो, मुंडी ला दीजिए, हाँ या ना। मैडम। ऑलराइट, सो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा सर्टनली, किससे पता चलेगा? डेल्टा जी वैल्यू से। मतलब थर्मोडायनामिक्स विल आंसर माय क्वेश्चन। Okay, so what is that? Thermodynamics can answer my question, yes or no? मुंडी ला दीजिए। यस सर। तो थर्मोडायनामिक्स से हमें ये पता चल सकता है। राइट गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ तो ऑलराइट, सो
कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ये हमें कहां से पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा उसकी थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी से। मतलब ये रिएक्शन जो है, हाँ आप आ जाइए। अरे एक मिनिट ते बंद केलेला आहे मॅडम. स्टूडेंट जस्ट अ मोमेंट, एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनिट. ऑलराइट, सो पहला जो आता है ये थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी, जिससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं. तो पहले सवाल का जवाब हमें कहां से मिलेगा? थर्मोडायनामिक्स से. फिर वैभव ने एक और जवाब दिया, उनका कहना है कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल सकता है. वेरी गुड. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको एसआरपी सीरीज याद है? थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ तो ऐसा टेबल था, राइट? है ना? तो वो वाली सीरीज से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं. बराबर. अच्छा, वैसे स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? फटाक से होने वाला कि स्लोली होने वाला? फटाक से होता है, जो स्लोली होता है तो एस भेजो चैट बॉक्स में फटाफट. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय द वर्ड स्पॉन्टेनियस? फास्ट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन? फास्ट है तो एफ भेजो और स्लो है तो एस भेजो. ओके ओके ओके, ठीक है. वेरी गुड. ओके, कुशल, योर आंसर इज राइट. ठीक है, चलिए. ओके, तो यहाँ पर ओके, यू कैन स्टॉप दैट दिस थिंग. चलो, अभी मैं आपको बताता हूँ. पहले तो एक दिमाग से निकालो. स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस ऐसा कुछ नहीं होता है. स्पॉन्टेनियस का मतलब फास्ट या स्लो से नहीं है. स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होने वाले रिएक्शन. जो रिएक्शन खुद से होते हैं, स्वतःहून होणारे रिएक्शन, म्हणजे जिसको एक्सटर्नल एजेंसी की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मतलब ऐसे रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं, जो खुद से होता है. बराबर. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. हमारे घर पे वो खिड़की लगी रहती है ना, लोखंड की रहती है क्या? खिड़की लगी रहती, खिड़की देखी है? नहीं, हाँ, यस, नो. ग्रिल, ग्रिल बाहर लगी रहती है ना, ग्रिल. बराबर है. अच्छा, उस पर जंग लगता है कि नहीं लगता? उसका रस्टिंग होता है. बराबर. उसका रस्टिंग कैसे होता है? लगा, देखो देखो देखो, रस्ट लग रहा है, देखो रस्ट लगा, ऐसे होता है क्या? नहीं ना. रस्टिंग कैसे होता है? आराम आराम से होता है. बराबर है. तो क्या ऐसे रिएक्शन को मैं स्पॉन्टेनियस कहूंगा? हाँ या ना? हाँ, ये स्पॉन्टेनियस है. स्पॉन्टेनियस का मतलब फास्ट नहीं होता है. स्पॉन्टेनियस म्हणजे स्वतःहून होणारे, खुद से होने वाले प्रोसेस. तो रस्टिंग खुद से होता है. आपको ऐसा बोलना नहीं पड़ता ग्रिल पे ऐसा लटक के, ए लोखंड, ए थोड़ा रेस्ट हो ना, रेस्ट हो ना प्लीज, ऐसा बोलना पड़ता है क्या उसको? नहीं बोलना पड़ता. वो रस्टिंग अपने आप होता है. ओके. तो जो प्रोसेस अपने आप होते हैं उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं. पहले दिमाग में अच्छे से टर्मिनोलॉजी आपके क्लियर होने चाहिए. बराबर है. तो ही आपको चीजें समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा. ओके, तो अभी से याद रखना, और गड़बड़ अच्छे से, बराबर है कि नहीं, गड़बड़ नहीं करना. क्या? स्पॉन्टेनियस म्हणजे स्वतःहून होणारे प्रोसेस, खुद से होने वाले प्रोसेस. जो प्रोसेस खुद से होगा वो स्पॉन्टेनियस है. अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. इज दैट क्लियर? जरूरी नहीं है कि वो सारे रिएक्शन फास्ट ही हो. जैसे रस्टिंग है, वो बहुत स्लो प्रोसेस है, उसको काफी टाइम लगता है. कर्टलिंग ऑफ मिल्क, दूध का आपने दही बना दिया, उसको भी टाइम लगता है. ऐसा नहीं कि मम्मी दूध दिया, नहीं मेरे को तो छाछ पीना है, मम्मी ऐसे क्या करते हैं, ये छाछ बन गया. ऐसा थोड़ी ना होता है भाई. आया समझ में? तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? प्रोसेस जो खुद से होते हैं उसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस, और जो प्रोसेस खुद से नहीं होंगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्लियर? अच्छा, अब सवाल मेरा यही था, पहला सवाल यही था कि ए और बी को मैंने मिक्स किया है तो क्या ये रिएक्ट करेंगे, मतलब इज द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस?
So the answer will be given in the chapter thermodynamics as well as electrochemistry. बराबर है, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम यही तो बात करते हैं कि दो रिएक्टेंट को मिक्स करने पर क्या वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा। बराबर, होगा या नहीं होगा, इसी को कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। बराबर है, दैट वी जज इन द थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बराबर है, पहला सवाल क्लियर हो गया। अब दूसरा सवाल आता है, मान लो चलो ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। पहले सवाल का जवाब हमको मिल गया कि मान लो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तब दूसरा सवाल मन में ये आना चाहिए, क्या ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। दूसरा सवाल मन में क्या आना चाहिए, क्या ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। मतलब अब रिएक्शन चालू हुआ है तो सर कंप्लीट तो होगा ही ना। जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन गए, हो गया, खत्म। बराबर है, लेकिन दूसरे ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, उसका प्रोडक्ट बने, एंड प्रोडक्ट्स आल्सो हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट। सर ये बैठ के बता सकते हो? हाँ ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट जो है ये आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे वापस रिएक्टेंट बन जाता है। भाई लॉ मतलब सर सारी मेहनत पे पानी फिर गया? नहीं नहीं, मतलब कहने का मतलब ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कमिंग बैक टू गिव यू द रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्शन कैसे हो गए? रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है तो इसके अंदर क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। नाउ इक्विलिब्रियम इज अ प्रॉब्लम। हाँ सर, इट इज वेरी प्रॉब्लम, वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। ए भाई ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रिएक्शन के दौरान इक्विलिब्रियम आना क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है तो ए भेजो, बुरी बात है तो बी भेजो। क्या हम चाहते हैं कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आए? सर हम तो नहीं चाहते। क्यों? तो सर आएगा नहीं इक्विलिब्रियम और पढ़ने का भी नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म, एक चैप्टर कम। अरे भाई बराबर है, तो ये बुरी बात है। हाँ नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है बेटा, बुरी बात है। इक्विलिब्रियम आना इज नॉट गुड, क्योंकि मैं कोई भी रिएक्शन कराना चाहता हूं तो मैं चाहूंगा ना जितना मैंने रॉ मटेरियल डाला है सारा प्रोडक्ट बन जाए। रॉ मटेरियल मुफ्त में थोड़ी आया था भाई, आया समझ में? सो वॉट एवर अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल वी हैव टेकन, वी एक्सपेक्ट दैट दैट शुड बिकम द प्रोडक्ट। बराबर, वो सारा प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो बना हुआ प्रोडक्ट है वापस रिटर्न आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया। So now that is a problem. How to solve that? That we will study in the chapter name equilibrium. तो equilibrium chapter के अंदर हम वही सारे बात करते हैं, ले चार्टे का लायर प्रिंसिपल, है ना, ली चार्टलियर प्रिंसिपल वगैरह, हम वहीं पर वही पढ़ते हैं कि कैसे रिएक्शन को धक्का मार के आगे भेज सकते हैं। दैट इज द पर्पस। क्लियर? मुंडी ला दीजिए। यस, आज समझ में आया चैप्टर क्यों पढ़ रहे थे हम लोग। अरे वाह, अभिनंदन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हो गया। बराबर। तीसरा सवाल हमारे मन में ये आता है कि ठीक है आपने रॉ मटेरियल डाले हैं, बराबर है, रिएक्शन हो भी रहा है, वो या तो रिवर्सिबल है तो नॉन रिवर्सिबल है, एक अनदर स्टोरी है। बट तीसरा सवाल हमारे मन में ये आएगा कि सर टाइम कितना लगेगा ये रिएक्शन होने के लिए, समय कितना जाएगा। बराबर है कि नहीं? नहीं का ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा? अगर मान लीजिए आपको मैंने बता दिया है कि ये जो दवाई है ये बुखार की दवाई है, पैरासिटामोल है, इसको मैन्युफैक्चरिंग आपको करना है, ठीक है, तो ऐसे ही तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो जाएगा। कैसे मैन्युफैक्चर करोगे? कुछ नहीं सर, हमारे बाजू में ही मेडिकल की दुकान है, उधर से ले आएंगे, लो हो गया पैरासिटामोल रेडी, फाइनल प्रोडक्ट। अरे महाराज मैन्युफैक्चरिंग करना है आपको, ठीक है, तो कैसे करोगे? तो उसके रॉ मटेरियल लाने पड़ेंगे, उनके रिएक्शंस होते हैं, प्रोडक्ट बनेगा। तो अभी ये जो रिएक्शन होता है उसके अंदर ही तो हमें ये सारे सवाल आते हैं ना, कि अगर आपको मान लीजिए प्रोडक्शन करना है, उसका आपको करा के आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, तो इज इट नॉट रिक्वायर्ड टू काउंट द टाइम कि मैं कितने टाइम में कितना मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊंगा? यस और नो? मुंडी ला दीजिए हाँ या ना। बराबर, तो इज द टाइम फैक्टर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर? यस। सो हियर कम्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। हियर कम्स व्हाट? द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। मतलब हमें करनी पड़ती है रिएक्शन के स्पीड को लेकर कि ये रिएक्शन कितना आसानी से होगा,
सॉरी कितना फास्ट होगा और कितना स्लो होगा। और अगर रिएक्शन स्लो है तो हमारी इच्छा क्या रहेगी? सर हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, प्रैक्टिकल एक ही इच्छा है, बस एमबीबीएस में हमारा सिलेक्शन हो जाए। अरे वो तो है महाराज, मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बताओ बताओ जल्दी। हमारी क्या इच्छा रहेगी कि रिएक्शन फटाफट हो जाए, स्लोली हो जाए, कि सर चलने दो जैसे चल रहा है। बराबर है। व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट? यस। हाँ, फटाफट हो जाए, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। यस, परफेक्ट, बराबर। सो हमें चाहिए कि रिएक्शन फटाफट हो जाए, तो सारा हम लोग उसके रास्ते ढूंढेंगे। कैटलिस्ट डालना है कि टेम्परेचर चेंज करना है, प्रेशर चेंज करना है, क्या ऐसा तो मैं करूं कि जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाए। बराबर है। रिएक्टेंट जो भी मैंने लिया है वो मेरे को फटाफट प्रोडक्ट दे। बराबर है। मैंने तो पपैया उगा दिया, लेकिन भगवान ने बनाई हुई नेचुरल प्रोसेस से तो बहुत टाइम लग रहा है। बराबर, तब तक तो मार्केट में पपैया खाने वाले कितने सारे लोग हैं। तो मैं ऐसा कुछ केमिकल बनाऊं जिसका इंजेक्शन मार मार के हम फटाफट पपैया पकाने लगे। बराबर। सर इंजेक्शन क्यों भेज रहे हो? मतलब नहीं सर, आपके बाजू में बैठे तो ऐसे ही पक जाएगा वो। क्या? व्हाट डिड यू से? ठीक है। अरे नहीं सर, मजाक कर रहे थे हम तो। ठीक है। एनीवेज, तो ये क्लियर हो गया बच्चों आपको? ओके, कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रिएक्शन को फास्ट करना है तो देयर आर वेज। बराबर, उसके रास्ते हैं। बराबर, उसको कैसे रिएक्शन को हम स्पीड अप करें, तो रिएक्शन को कैसे स्पीड अप करना है ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओहो, इतनी देर से यही बता रहे थे, और नहीं तो क्या। बराबर, कि केमिकल काइनेटिक्स जो है ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? बराबर है। व्हाट इज द एम? तो एम इज फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि रिएक्शन की स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है, और रिएक्शन की स्पीड मेरे लिए क्यों जरूरी है। डेफिनेटली भाई, मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो मुझे ये तो समझ में आना चाहिए ना कि मुझे कितना देर में कितना प्रोडक्शन होके मिल रहा है, और अगर मैं ज्यादा चाहता हूं तो मैं स्पीड कैसे मैक्सिमाइज करूं। ठीक है, यही हमारा एम होता है कि मैक्सिमाइज करो, आपको जल्द से जल्द चीजें मिले। तो मैक्सिमाइज कैसे की जा सकती है, बराबर है, उसको समझने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स समझने होंगे कि रिएक्शन कौन से फैक्टर के ऊपर निर्भर करती है उसकी स्पीड। बराबर, तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ केमिकल काइनेटिक्स में क्या करना है? ऑलराइट। अभी केमिकल काइनेटिक्स जो है आपका, उसमें सबसे पहले आता है कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है, बराबर है, तो उसकी जो स्पीड है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आप बचपन से पढ़ रहे हो फिजिक्स के अंदर, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर हमने केमिकल रिएक्शन में का ऐसा वो डिस्टेंस कवर नहीं करता है। मतलब मैंने ऐसा बीकर लिया रहेगा, फिर बीकर धीरे धीरे करके ऐसा आगे जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। आया ना, उसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन कितना हुआ और उसको कितना समय लगा, ये हो गया स्पीड ऑफ द रिएक्शन। कितना आसान है। रिएक्शन की स्पीड कैसे पता करेंगे? रिएक्टेंट कितना रिएक्ट कर गया और उसको कितना समय लगा है। बराबर है कि नहीं? तो दैट इज व्हाट इज गिवन हियर, कि चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का भी आप देख सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट भी जैसे जैसे रिएक्शन होगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। बराबर है कि नहीं? तो कोई भी रिएक्शन का एक सिंपल ग्राफ होता है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है हमेशा रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। और उसके लिए कितना समय लगा उसको आप डिवाइड करोगे, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रेट ऑफ रिएक्शन। बराबर है कि नहीं? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा इसका आपका यूनिट क्या आएगा, मोल पर डीएम क्यूब पर टाइम। क्यों? तो सर ऊपर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे क्या है, टाइम इंटरवल है। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोलारिटी। मोलारिटी बोलेगा तो मोल्स पर डीएम क्यूब। तो मोल पर डीएम क्यूब और नीचे टाइम इंटरवल है तो पर टाइम हो गया। यस और नो? तो मोल पर डीएम क्यूब पर टाइम। ओके, अगर गैसियस रिएक्टेंट रहेगा तो एटमॉस्फेयर पर टाइम। ठीक है, तो ये इसके यूनिट कैसे हैं, फिक्स है। स्टार्ट क्लियर? ऑल राइट, ठीक है। ऑलराइट, अभी जैसे आपने ये अगर दो टाइम फ्रेम लेते तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बराबर है। मान लीजिए ए का कॉन्सेंट्रेशन की चेंज बात चल रही है तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। बराबर है। और अगर आप इसी को डीए बाई डी टी लिखते हो तो दैट बिकम्स इंस्टेंटेनियस चेंज। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना चेंज हुआ,
Okay, that's called as an instantaneous change. Is that clear to everyone? Okay, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं so it will look somewhat like this. बराबर है? अगर मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं एंड विथ टाइम बात कर रहा हूं तो कंसंट्रेशन पहले कुछ तो रहेगा, मान लीजिए इतना है, विथ टाइम ये क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। बराबर है? अगर मान लीजिए मैंने पॉइंट इधर लिया है बी और इधर लिया है पॉइंट ए और पॉइंट बी के वक्त में क्या स्पीड कांस्टेंट रहती है क्या? नहीं, स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो सकती है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन जो है उसकी स्पीड बदल सकती है, लेकिन ए और बी के बीच में कितनी स्पीड रही ये अगर मुझे पता करना है तो व्हाट आई हैव टू डू सिंपली इज पॉइंट ए पे करस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये पता करो और पॉइंट बी पे करस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये पता करो। ये ए वाला कॉन्सेंट्रेशन है, ये बी वाला कॉन्सेंट्रेशन है, इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन का आप डिफरेंस ले लो डिवाइडेड बाय ए और बी के बीच का टाइम इंटरवल ले लो, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द रेट ऑफ रिएक्शन। बराबर है कि नहीं? ऑलराइट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन उसको हम कहेंगे। बट इफ आई गो विथ व्हाट, कि मेरे को पॉइंट ए पर मतलब एट टाइम टी, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पर ही what is the speed of reaction, if I want to know, so what I'll have to draw is a tangent, मेरे को इसका tangent बताना पड़ेगा and slope of the tangent can be regarded as what, the speed of reaction, which is nothing but dA by dt। बोले तो instantaneous rate, right? instant कितना रेट है उसको मैं कहूंगा instantaneous rate। बराबर, इंस्टेंटेनियस रेट में और नॉर्मल एवरेज रेट में फर्क समझ में आया? ओके, एंड हम लोग हमेशा क्या यूज करने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ही यूज करेंगे, कोई भी रिएक्शन आप ले लो, वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, इंस्टेंटेनियस रेट। बराबर, सो लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। मैंने लिया है अमोनिया का ऑक्सीडेशन जिससे बना है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। किसी को पता है ये रिएक्शन कहां पर यूज होता है? चैट बॉक्स में भिजवा सकते हो। ये रिएक्शन कहाँ यूज होता है? चैट बॉक्स खाली पड़ा है, जल्दी भेजो। ऑसवाल्ड प्रोसेस, हम HNO3 का सिंथेसिस ऑसवाल्ड। अरे भेजो भेजो, किसको याद है भेजो। अरे क्या बात है, आ गए चैट बॉक्स में, कितने सारे बच्चों ने भिजवा दिया, वेरी गुड। ऑसवाल्ड प्रोसेस किसके इसमें यूज होता था, किसके सिंथेसिस में यूज होता था? HNO3 नाइट्रिक एसिड। हाँ बताइए बच्चों, क्या बात है, वेरी गुड, एकदम होशियार हो गए, पूरा चैट बॉक्स फटाफट भर गया। हाँ, याद रखो ये सब। ओके, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करा के एनओ मिलता है, ये ऑसवाल्ड प्रोसेस है, HNO3 के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। क्या सर वो हमने मैन्युफैक्चरिंग किया नहीं ना, तो हमको पता नहीं था क्या? ठीक है, ऑलराइट। सो ये रिएक्शन, अच्छा चलो, अभी ये रिएक्शन का अगर मेरे को स्पीड पता करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? बोला चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम। बराबर है कि नहीं? लेकिन यहां पर माइनस साइन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, माइनस साइन क्यों यूज कर रहे हैं? इन सारू लागे सर। ओके, तो देखो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, क्या होता, स्पीड कभी नेगेटिव होता नहीं है। अब जैसे अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो अमोनिया क्या है, रिएक्टेंट है, जैसे जैसे रिएक्शन होता है रिएक्टेंट घट जाएगा, तो रिएक्शन घट जाएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करने पर आपका आंसर नेगेटिव आएगा। व्हाट इज DNS3, चेंज इन अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो? ये चेंज कैसे पता करते हम लोग? फाइनल माइनस इनिशियल करके। बराबर, तो इसका यदि आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, बट रेट नेगेटिव नहीं होता, इसके लिए उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं माइनस साइन बाहर रखूंगा। ठीक है, अभी श्रद्धा ये देखो, ये DNS3/dt जो मैंने लिखा है ये रिएक्शन की रेट मानी जाएगी? नहीं सर, ये अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन चेंज की रेट मानी जाएगी। हाँ, तो अगर मेरे को इसको रिएक्शन का रेट बनाना है तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना। ठीक है, ओके। Yes.
समझ में आया? बात समझ में आई? क्या बोला मैंने, क्या समझा? कि सर DNS3/dt इज अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अगर उस चेंज इन अमोनिया का जो कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है उसको मैं 1/4 कर दूं, ठीक है, 1/4 कर दूं, तो मुझे रिएक्शन की रेट मिलेगी। इज दैट Yes. क्लियर? सेम वे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इट इज अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। दिस इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं इसका 1/5 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? Reaction. बराबर है कि नहीं? तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बराबर है, बाहर माइनस की साइन रख देंगे हम लोग, क्यों रखेंगे? बिकॉज रिएक्टेंट है। बराबर है। सेम वे प्रोडक्ट की अगर बात करें तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन dt इज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, बट इफ आई वांट द रेट ऑफ रिएक्शन इट इज 1/4 ऑफ दिस रेट। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन टाइम लेता हूं, सो ये वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम हो गया, इसका अगर मैं 1/6 करता हूं, सो दैट इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? सो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, समझ में आया? पक्का? ऑलराइट, तो इसका आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई ना कोई सवाल आते रहते हैं। कई बार नीट के अंदर, जेई के अंदर ऐसे सवाल कम आते हैं, लेकिन नीट में देखा गया है अभी ऐसा ही इक्वेशन देते हैं, 4 को इधर ले लेंगे, सो कैन आई ऑल्सो राइट DNS3/dt इज नथिंग बट 4/5 ऑफ, ये माइनस चला गया, 4/5 ऑफ DO2/dt। ये परवड़ेगा क्या? परवड़ेगा ना सर, ये 4 को उधर लगा गया, इतना मैथमेटिक्स तो हम जानते हैं। बराबर है कि नहीं? समझ में आया क्या? इस तरह का सवाल अगर आया तो कर तो नहीं पाओगे। बराबर है, कर पाएंगे ना? बराबर सर, कर पाएंगे, लेकिन क्या आप थोड़े सवाल लेते रहना। तो लो, ले लिया आपके स्क्रीन पर, ये रहा। बराबर, क्या आंसर आप चैट बॉक्स में भिजवा सकते हो। बराबर है, चलिए चलिए फटोफट फटोफट। वेरी गुड। ओके, सारे बच्चों का आंसर नहीं है, सबका आंसर आना चाहिए, सही है गलत दैट इज डजंट मैटर। डर लगता है तो लो, मैंने पोल लॉन्च कर लिए बस। पोल आपकी स्क्रीन पर है और सभी को वोटिंग करनी है। वेरी गुड। चलिए, तो इसमें क्या है, अभी अपने को Br और H+ का कंपैरिजन लिया है, ठीक है ना? तो वेरी सिंपल, Br और H+ के कंपैरिजन में क्या आएगा? 1/5 ऑफ dBr माइनस अपॉन dt शुड बी इक्वल टू 1/6 ऑफ dH+/dt। दोनों का माइनस माइनस लूला जाएगा, और ये 5 अगर उधर चला गया तो इधर आ जाएगा 5/6, एंड हेंस द आंसर इज द C इज द, क्लियर इज द, व्हाट इज द, बराबर है कि नहीं? ऑलराइट, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। फॉर द रिएक्शन N2O5 गिविंग यू 2NO2 plus half O2, dNO2/dt is equal to K1 dN2O5/dt। और K1 और K2 का रिलेशन पूछा है। ओके, आई विल रिलॉन्च द पोल। ये dN2O5/dt है, डी है। सिंपल, तीनों को एक साथ लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको कैसे लिखना है देखो, पहले तो आपको ये समझ जाना है कि जो क्वेश्चन है वो कौन से फॉर्मेट में है। ये डी वाला है ना, d/dt वाला लिया हुआ है, तो आपको पहले पूरे का d/dt फॉर्म लिख देना चाहिए। dN2O5/dt इज इक्वल टू 1/2 dNO2/dt। बराबर है। सिमिलरली, बराबर है, और दूसरा क्या बताया हमने?
D(N2O5) और ऑक्सीजन के बीच का भी अपने को रिलेशन चाहिए, राइट? सो D(N2O5) बाय dt इज इक्वल टू 1/2। 1/2 बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, अभी सिंपली रिलेशन लगा लो। आपको DNO2/dt एक तरफ रखने का है और बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ। सो व्हाट दैट बिकम्स, DNO2/dt इज इक्वल टू 2 टाइम, कैन आई से therefore DNO2/dt is equal to 2 टाइम DN2O5/dt, बराबर। तो यहाँ जो K1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है, बराबर है। फिर दूसरे वाले को लेते हैं, DO2/dt will be equal to half of DN2O5/dt। तो यहाँ जो K2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, हाफ है, बराबर। तो K1 और K2 में क्या रिलेशन है, K1 is 4 टाइम्स K2, राइट? K2 को अगर आप, आपकी वैल्यू क्या आ गई, K1 K2 की वैल्यू क्या आ गई, एक की 2 है और एक की हाफ है, तो 2 is 4 टाइम्स हाफ, राइट? 2 क्या होता है, इट इज अ 4 टाइम हाफ। 4 टाइम हाफ करोगे तो आपका आंसर 2 आएगा ना भैया, बराबर है। सो आपका जो K1 है दैट इज 4 टाइम K2, बराबर है। तो ऑप्शंस में आई गेस 2 बार सेम ऑप्शन आ गया है ना, 2 बार सेम ऑप्शन आ गया, बढ़िया। और आंसर इज K1 इज 4 टाइम K2, इधर 4 टाइम ऐसे लेना था, ठीक है, चलेगा। सर हमने ए में ऐसा कर दिया था, अरे भाई किधर भी कर ले, आंसर समझ में आया क्या? सर और कृपा समझाइए क्या किया हमने, एक का आंसर 2 आ रहा है और एक का हाफ आ रहा है, तो 2 और हाफ में क्या रिलेशन है, 2 इज नथिंग बट 4 टाइम हाफ। क्लियर इज व्हाट इज द, क्लियर है सबको? ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया। चल आई गो अहेड, थम्स अप दे दीजिए स्क्रीन पे फटाक से। ओके चलिए बहुत बढ़िया। ओके, सारा बेटा समझा है ना? तो थम्सअप नहीं दिया, वो तो सर मैं पी गई, तो पहले बोलना चाहिए था। अच्छा ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कितना निर्भर करता है, वो उसको हम रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मतलब सर, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में ऐसा है, ए रिएक्ट्स विद बी टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है अभिषेक, अगर मैंने ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, ध्यान से सुनते जाओ बड़ा आसान है, ए के कॉन्सेंट्रेशन को मैंने अगर डबल किया और रिएक्शन की स्पीड भी यदि डबल हो गई, तो मैं कहूंगा ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ठीक है। अगर मैंने ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया लेकिन रिएक्शन का स्पीड 4 टाइम हो जाता है, तो मैं क्या कहूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। आपका आवाज नहीं आ रहा अभिषेक, से हेलो, हेलो, एक सेकेंड, हम हमारा भी माइक चेक कर लेते हैं भाई, हमारा तो बराबर है इधर। किरण, हाँ सर। ओ किरण का आवाज आ रहा है, ठीक है चले कोई बात नहीं, अभिषेक किरण से बात करते हैं। तो किरण, ए के कॉन्सेंट्रेशन को मान लीजिए मैंने 3 टाइम, ओके, हाँ के कॉन्सेंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया, 3 टाइम कर दिया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 2 होता, नया रेट, नया स्पीड कितना आता, व्हाट विल बी द न्यू रेट? 1। नहीं नहीं, आप मेरा सवाल समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नहीं सर, थोड़ा आवाज आप क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा। अच्छा अभी क्लियर से देता हूँ, रुको। हाँ अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने 3 टाइम किया है, हाँ तो नया रेट कितना होगा, पुराने रेट के मुकाबले नया रेट कितना होगा, न्यू रेट जो है वो पुराने रेट का कितना गुना होगा? 3 अगर टाइम। नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है ऐसा मैंने कहा है, हम्म। तब कितना होगा, 9 टाइम्स ना बेटा, स्क्वायर जाएगा,
ओके, ओके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब समझिए आप, यदि इसको 3 टाइम करने पर रेट भी 3 टाइम हुआ, ऑर्डर है। अगर इसको 3 टाइम करने पर रेट ऑफ रिएक्शन अगर 9 टाइम हो जाता है तो हम कहते हैं ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके। ठीक है, यदि इसको मान लीजिए इसको हमने किया 4 टाइम और रिएक्शन की रेट हो गई 2 टाइम, तो हम कहेंगे ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो हाँ सर। थोड़ा थोड़ा जा रहा है दिमाग में क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ। ये जो पावर जिसकी बदल रेट जितना गुना बदलते जा रहा है, जितनी पावर से चेंज हो रहा है, उस पावर को मैं कहता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ समझ में आया? हाँ, अभी ये रिएक्शन की ऑर्डर कितनी है ये हमें रिएक्शन देख के नहीं पता चलता है। मतलब इस रिएक्शन को देख के मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, 2 है या हाफ है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। कैसे पता चलता है? एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि ए को डबल किया तो रेट डबल हुआ या चौपल हुआ। चौपल मतलब समझते हो ना? ओके, 4 टाइम ऑर्डर पर ले। ओके, हाँ, तो अगर रिएक्शन का रेट डबल हुआ कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर, तो मैं कहूंगा कि भैया ये तो फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन अगर रिएक्शन का रेट डबल करने पर 4 टाइम हो रहा है, तो मैं कहूंगा ये सेकंड ऑर्डर है। गौरव, एकदम क्लियर हो गया ये क्या बता रहा हूं मैं? यस सर। पक्का श्योर? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे मिलता है हमें? एक्सपेरिमेंट। कैसे पता चलेगा? हाँ, ऐसे ही हमको पता चलने वाला नहीं है। एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चलता है कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा। ठीक है, अच्छा, अभी चार्मी आप अनम्यूट करो। यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अगर मान लीजिए मेरे पास में रिएक्शन है नट रिएक्ट्स विद 3H2 टू फॉर्म एमोनिया, ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन कितना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना है, बताओ बेटा। सर नाइट्रोजन का तो 1 होगा और हाइड्रोजन बराबर का है, 3 होगा। बराबर है, ऐसा हम कह सकते नहीं नहीं है। है। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये हमें एक्सपेरिमेंटली बताना होगा कि नाइट्रोजन, आप ये कह सकते हो कि इस रिएक्शन में नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, आपका जवाब सही है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, आपका जवाब सही है। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 3 है। मतलब मॉलिक्यूलरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर से बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मॉलिक्यूलरिटी। बराबर है। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है? नाइट्रोजन का 1 ही मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है यहाँ पर वो टोटल मॉलिक्यूलरिटी 4 है और इसकी 1 मॉलिक्यूल है, इसकी 3 मॉलिक्यूल है, ये सही है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में 1 है और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 3 है। ये पता करने के लिए आपको देखना होगा एक्सपेरिमेंटल। आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन को डबल किया तो क्या रेट डबल हो रहा है क्या। अगर जवाब हाँ है तो आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर है। बराबर है कि नहीं? आप समझे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? तो जो स्टोइशियोमेट्री है, स्टोइशियोमेट्री उसको पावर नहीं बनाना है। मैंने ऐसा नहीं लिखा कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू ए एंड बी रेस टू बी। क्या मैंने ऐसा लिखा? नो सर। बराबर है, ये ए रेस टू ए और बी रेस टू बी ऐसा मैंने नहीं कहा। बराबर है, मैंने क्या कहा है? ए रेस टू एक्स, बी रेस टू वाई। आप समझ रहे हो? वेर एक्स एंड वाई विल बी व्हाट? experimentally determined quantity, so it may not be same as that of स्टोइशियोमेट्री। बराबर है। तो जो स्टोइकियोमेट्री जो है या स्टोइशियोमेट्री जो है वो उसके बराबर हो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। बराबर है कि नहीं? बात समझ में आएगी। पहली बात क्या है? ऑर्डर
मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये दो टर्म मैंने आप लोगों को बच्चों सिखाए, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी ये आप कैसे बताओगे, बोला वो तो सर रिएक्शन को देख के ही हम बता सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे बताते हैं, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली बताते हैं, बराबर। तो हमें लेकिन एक्सपेरिमेंट करने जाना नहीं है, अपने को तो दिया रहेगा, जो भी रहेगा वो उन्होंने मेंशन किया रहेगा, ठीक है। यस सर। मैं अगर यहाँ पर ऐसा लिखता हूं, रेट इज इक्वल टू के टाइम a रेज टू 2 एंड b रेज टू हाफ, तो आप मेरे को क्या कहोगे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, अभी ऑर्डर से बता सकते हैं ना, ये तो क्योंकि ये तो हमने पूरा का पूरा एक, इसको हम लोग कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, बराबर। तो ये रेट लॉ अगर आपको लिख के दिया है तब तो आप कह सकते हो रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया, 2 हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, हाफ, एंड व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, 2.5, 2.5 मतलब बोले तो 5/2, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2, विथ रिस्पेक्ट टू बी इज हाफ, एंड ओवरऑल इज 5/2, दैट इज 5/2, बराबर ना, 2 प्लस हाफ कर दिया। बात समझ में आ गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है समझ में आया, मतलब आपको दिया हुआ रहेगा, वहां से ऑर्डर आप पता कर सकते हो ना, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने ऐसा दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के टाइम ए रेज टू 2, और दूसरे में मैंने दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू के टाइम ए रेज टू 1, और तीसरे में मैंने दे रखा है रेट इज इक्वल टू के टाइम ए रेज टू 3, बराबर है। अभी आस्था 4 में आप म्यूट कर दो, आस्था बेटा आप अनम्यूट करो। यस सर। इन तीनों केसेस के अंदर मैंने क्या किया पता है, मेरे को क्या मालूम सर, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है सर 2, वेरी गुड, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है 1, और यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है 3, बराबर है। यदि यहाँ पर मैंने ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, सो व्हाट विल बी द न्यू रेट, 4 टाइम्स ना, वेरी गुड, तो 2 का आपने स्क्वायर कर दिया, बराबर। और यहाँ पर अगर मैंने रिएक्शन मतलब ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट विल बी सर 2 टाइम्स ओनली, 2 टाइम ओनली, 2:1 किया आपने, बराबर है कि नहीं? और यहाँ पर मैं ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करता हूँ, सो रेट विल बी 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। बात समझ में आई, चलो सबको ये समझ में आया। अच्छा उसका कॉन्वर्स भी समझ में आना चाहिए, इसका कॉन्वर्स समझ में आना चाहिए, मतलब मान लीजिए मैंने ए को डबल किया, कितना किया, ए को डबल किया, और मेरे को पता चला रेट जो है वो पहले के मुकाबले 8 गुना हो गया, 8 टाइम हो चुका है। सो व्हाट इज योर इन्फरेंस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, 3। समझ में आया ना, क्योंकि 2 ये मैंने 2 टाइम किया, ये 8 टाइम होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये 2 raised to x is equal to 8 टाइम, दैट इज व्हाट 2 raised to 3 is 8, बराबर है कि नहीं। तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर, तो आपको अगर ऐसे एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हो तो वहां से आपको ऑर्डर निकालने आना चाहिए, और ऑर्डर दिया हो तो आपको नया रेट कितना टाइम हो जाएगा वो पता करने आना चाहिए, which I think now you will be able to do it, right? Okay, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आया आपको। अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, एक बोलो, बता दो तो ही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, बराबर। कानन बेटा, shall I repeat once again or it's comfortable now, अब समझ में आया, ओके ठीक है कानन, ओके। अभी देखो रिएक्शन है ना, 2 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप, 2 टाइप के बोलेगा तो कौन से 2 टाइप के सर, एक इजी वाले और एक डिफिकल्ट वाले, क्या ये तो मैंने पहली बार सुना है, सही सोचते हैं ठीक है। एक रिएक्शन को मैं कहता हूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दूसरे को मैं क्या कहूंगा, सिंपल वाला एक कॉम्प्लेक्स, दूसरा सिंपल रहेगा, एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या कहते हैं एलिमेंट्री,
बराबर। तो रिएक्शंस जो हैं उसको कैटेगराइज कर सकता हूँ। पुनीत, ये कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री ये क्या चीज है? आस्था आप भी बता सकते हो क्या? सर सर जिस What एलिमेंट do- रिएक्शन में वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में more than reaction। मतलब क्या क्या डिफरेंस है? संध्या नहीं, आस्था। सर एलिमेंट्री में रेट लॉ लिख सकते हैं, मतलब एलिमेंट्री को देखते हैं। ओके, आस्था आपका क्या कहना है? मतलब वन स्टेप रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बन जाए। Yes, that's a perfect answer. And Puneet, that is the consequence of the same. तो एलिमेंट्री जो रिएक्शन होता है वो कौन से रिएक्शन होता है? जो वन स्टेप रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स मतलब जो दिखते हैं आपको, लिखने में हमने ऐसा लिख दिया कि इथेनॉल क्या बोलते हैं, प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड हीट किया, अपने को अल्किन मिल गया। लेकिन स्टेप में थोड़ी ना होता है बाबा। वो पहले H+ आता है, ये इसको अटैक करेगा, इसको ये बनाएगा, कार्बोकटाइन बनाएगा, फिर उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे करके जो रिएक्शन होता है जिसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, जिसमें क्या होता है, मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, और उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहूंगा मैं। ठीक है, तो रिएक्शन के कितने टाइप हो गए? कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री। अब एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है ना, उसमें एक ही स्टेप होता है, तो वो स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये कह दूं कि N2+3H2 गिविंग यू 2 अमोनिया, ठीक है, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है, ऐसा मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सच नहीं है ये, मान लो कि ये एक ही स्टेप में हो रहा है, इसमें और कोई फर्दर स्टेप्स नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि रेट विल बी इक्वल टू K टाइम N2⁻⁴ एंड H2⁻²। बराबर है, बात समझ में आई? हाँ, ओके, दिस इज द क्लियर इज द। आप डायरेक्टली रिएक्शन की जो स्टोइशियोमेट्री है उसी को पावर बना सकते हो, अगर आपको पता हो कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री है तो ही। ठीक है, और यदि वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो आप उसको देखे क्या कि यही रिएक्शन अगर ऐसा होता, N2+3H2 गिविंग यू अमोनिया, ओके, मान लीजिए मैंने आपको कह दिया है कि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा क्या, रेट इज इक्वल टू K टाइम N2⁻⁴ and H2⁻3? The answer is no. I cannot say this. बात समझ में आई? ओके, तो मुझे ये देखना होगा कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो कौन से रिएक्शन का जो स्टेप रहेगा वो आपका ऑर्डर बताएगा। तो जवाब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप रहेगा वही आपका बन जाता है जहां पर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। समझ में है? एलिमेंट्री में तो स्टेप ही एक है, तो वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माना जाएगा और उसी की स्टोइशियोमेट्री पावर बन जाती है। ठीक है, बराबर है। चलिए, तो इसका और आगे डिटेल आएगा तब मैं वापस आपको बताऊंगा। थैंक यू आस्था, थैंक यू पुनीत। ओके, फर्दर मैं आपको उसका बताते जाऊंगा, लेकिन अभी आपको ये समझ में खाली इतना रखना है कि ए और बी की जो पावर है जिसको हम रेट लॉ कहते हैं, उसमें ए और बी की जो पावर है एक्स और वाई, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख के नहीं लिख सकते, आपको उसके लिए उसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ती है। आया समझ में? और मैकेनिज्म का जो सबसे स्लो स्टेप रहेगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, और उसी से हम लोग पूरा ऑर्डर ऑफ मतलब रेट लॉ लिखते हैं। ठीक है, बराबर। अर्पिता बेटा समझ में आता? अर्पिता, वेरी गुड। अब अभी रेट कांस्टेंट की बात करूं, अगर मैं ये कहता हूं कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू एक्स, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट तो बैठेगा कि नहीं बैठेगा इधर? बराबर है कि नहीं? अगर प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटाता हूं, बराबर है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो के कांस्टेंट आ जाएगा इधर, बराबर है। तो ये जो के है ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है रेट कांस्टेंट। बराबर, क्या कहलाएगा? ये रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट जो है ये कैसे डिटरमाइन होता है ये हम लोग चैप्टर के एंड में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, गिवन रिएक्शन के लिए जब ए की कॉन्सेंट्रेशन 1 रहेगी तब जो रेट रहेगा उसी को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। बराबर है कि नहीं?
for 1 molar concentration of reactants, whatever is the rate of reaction, that is called as a rate constant. बराबर, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे जो भी रिएक्शन की रेट होती है उसी को कहा जाता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, अभी जो कॉमन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं वो कौन से? 0, 1, 2, ये सबसे कॉमन ऑर्डर है। बट ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ऑर्डर कैन बी मोर देन 1, 2, 3, 4 ऑल्सो, बराबर है। बट द मोस्ट कॉमन ऑर्डर आर 0, 1, 2, बराबर, ये सबसे कॉमन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, बात समझ में आई? कॉमन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, अच्छा, एक स्मार्ट बच्चों के लिए सवाल पूछता हूं। कहना है से गौरव, कहना है से द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ सर, है ना, जो हाँ। स्लोएस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है उसी को हम लोग ऑर्डर में ले लेते हैं, क्योंकि उसी का जो स्टोइशियोमेट्री उसी को पावर बना लिया जाता है। ठीक है, तो कॉमन मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है? व्हाट इज द कॉमन मॉलिक्यूलरिटी? मॉलिक्यूलरिटी जनरली कितनी होती है? और मॉलिक्यूलरिटी का क्या मतलब होता है मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि रिएक्शन के दौरान लोग टकराते हैं आपस में। अभी एक रिएक्शन आपको कराना है तो लोगों का टकराना जरूरी है कि नहीं चलो लोग अलग अलग डब्बे में बैठ के अपना रिएक्शन ऐसा होता है क्या? नहीं ना, रिएक्टेंट आपस में टकराने चाहिए। तो कितने लोग एट अ टाइम टकराते हैं उसी को कहते हैं ऑर्डर, उसी को मॉलिक्यूलरिटी कह सकते हो आप। कितने मॉलिक्यूल एट अ टाइम टकराने चाहिए रिएक्शन होने के लिए, उस रिएक्शन को होने के लिए, वो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाएंगे। बराबर, तो क्या लगता है आपको मॉलिक्यूलरिटी जनरली कितनी होती रहती है? सर वो तो रिएक्शन मतलब उस पे तो मॉलिक्यूल जैसे मान लीजिए, मैं मानता हूँ वो तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कॉमनली क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? 2 या 3? हाँ गौरव, 2 या 3। 2 या 3, क्या बात है, वेरी गुड, एकदम पास। देखो कॉमन सेंस चलाते हैं हम लोग। आप कहीं मार्केट में जा रहे हो और आपका एक दोस्त आपको मिल गया, ये इंसिडेंट हो सकता है, इसमें कोई बराबर है कि नहीं, नया नहीं है, बराबर। लेकिन आप 2 दोस्त मिले, उसी वक्त दोस्त भी मिल गया, ऐसा पॉसिबिलिटी का मेंशन हो सकता है, बराबर है कि नहीं? यस, लेकिन आप गए उस वक्त में, आपको आपके 6-7 दोस्त अलग अलग जगह पर रहने वाले एक साथ पहुंच गए, ऐसा प्रोबेबिलिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत कम होगा मतलब समझे कि नहीं? ऐसा तो सर मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुआ है। ऐसा मतलब 2 लोगों का टकराना इज द मोस्ट कॉमन। मॉलिक्यूलरिटी 2 होना इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। मॉलिक्यूलर 3 होना ये भी चलता है, मतलब ठीक है, हो सकता है 3 लोग एक साथ टकराए, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी गोइंग अबव 3 इज अ रेयर प्रोसेस, बराबर है। आया सकते, इसीलिए आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी जो होती है वो जनरली 0, 1, 2, 3 इतना ही आपको देखने मिलता है कॉमनली। बात समझ में? ठीक है। यस। और देखो ना, उसी पे तो डिपेंड करना ना, जो लोग टकरा रहे हैं, जिनसे रिएक्शन हो रहा है, उसी से मेरे को मतलब है, वही स्पीड डिसाइड करेगा रिएक्शन का, बराबर है कि नहीं? हाँ सर, बराबर। को टकराना है नहीं, वो रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन करेगा क्या? नहीं करेगा। पर इसीलिए क्या कहा कि जो आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने लोग रहते हैं वही आपका ऑर्डर होता है, बराबर है। ठीक है, यस सर। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया, उसका मैंने आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझा। नंदन नहीं समझा तो इतना तो समझ में सबको आ गया, ये ऊपर वाला पावर है, ये ऑर्डर होता है, बराबर है कि नहीं? उतना समझ लिया तो भी काफी है, बराबर है। चले, तो अभी अगर मान लीजिए रेट इज इक्वल टू के टाइम ए है, रेट के यूनिट क्या था बेटा? मोल पर डीएम अच्छा, अपॉन टाइम था, अपॉन टाइम। रेट, ऐसा भूल मत जाया करो, समझ के याद करना है ना हाँ सर, आपको। रेट हाँ, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अच्छा, लेकिन ये जो यूनिट है मोल पर डीएम क्यू अपॉन टाइम, ये किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि 0 ऑर्डर के लिए? सर ये किसी के लिए भी है। किसी के भी लिए, बराबर, कोई भी ऑर्डर हो भाई, रिएक्शन की रेट का तो वही यूनिट होता है, मोल पर डीएम क्यू अपॉन टाइम, बराबर।
के का यूनिट हमको नहीं पता, और कॉन्सेंट्रेशन का क्या यूनिट होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मोल, पर डीएम क्यूब, मोलैरिटी में। बराबर कि यस, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी विच इज नथिंग बट मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो अगर रिएक्शन मान लीजिए, अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो दिस रेज टू 1 हो गया, यस सर। तो ये मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब कट हो गए, तो के का क्या यूनिट बच गया? 1 अपॉन टाइम, 1 upon second। टाइम इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट के जो यूनिट है दैट इज नथिंग बट टाइम इनवर्स। बराबर है। यस। सिमिलरली अगर मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर होता, सेकेंड ऑर्डर होता तो ये क्या हो जाता था? 2। रेस टू 2 हो जाता था। तो 1 मोल पर डीएम क्यूब, 1 मोल पर डीएम क्यूब कट हो गया, लेकिन 1 मोल पर डीएम क्यूब बचा है जो नीचे गया, सो इट विल बी 1 अपॉन टाइम और 1 अपॉन मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, 1 अपॉन मोल पर डीएम क्यूब बोलेगा तो जो नीचे वाला ये मोल है जब ऊपर आ गया तो ये क्या हो गया? मोल इनवर्स हो गया। हाँ और जो नीचे डीएम डीएम क्यूब ऐसा था हाँ। माइनस था, ऊपर आ गया तो प्लस हो गया। और डीएम क्यूब लीटर बोलो बात तो एक ही है, तो पर मोल लीटर। और ये टाइम इनवर्स माने सेकंड इनवर्स यहाँ पे लिखा है, ये सेकंड ऑर्डर का यूनिट आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर जीरो ऑर्डर का लेना है तो जीरो ऑर्डर का कैसे लेंगे हम लोग? जीरो ऑर्डर का क्या आएगा सर वो तो रेस टू जीरो हो गया, एनीथिंग रेस टू जीरो इज 1, यस। बराबर है कि नहीं? तो जो आपके रेट का यूनिट है वही आपके के का यूनिट आ गया। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए इसका ऑर्डर एक्स होता हाँ तब क्या होता? अगर ये nth ऑर्डर रिएक्शन होता, nth ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या आता था? इधर क्या आएगा? मोल रेस टू एन। मोल पर डीएम क्यूब रेस टू एन। एन ठीक है, अभी मोल पर डीएम क्यूब रेस टू एन नीचे चला गया, तो कहना है 1 माइनस मोल पर डीएम क्यूब 1 माइनस एन। वेरी गुड। ये आप जिसको नहीं समझा उनके लिए देखो, टाइम तो यहाँ पर था ही, ये इधर नीचे लेकर आया, मैं नीचे लेकर आया तो ये क्या हो गया? मोल पर डीएम क्यूब रेस टू एन, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर n है, तो आपको डायसिस तो बताइए। सो कहना है राइट, इट इज मोल पर डीएम क्यूब रेस टू 1 माइनस n टाइम। आया समझ में? तो ये आपका जनरल यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये कॉमनली मैंने लिख दिया, कॉमनली किसी भी ऑर्डर का अगर आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना हो, सो इट इज सिंपली मोल पर डीएम क्यूब रेस टू 1 माइनस n पर टाइम। इज दैट अ क्लियर? ऑलराइट, पक्का कि 100%? ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया। सो दिस इज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, मैंने कॉमन ऑर्डर बता दिया आपको, इसीलिए इसको हमने यूनिट्स वगैरह भी लिख दिया है। बाकी अब किसी भी ऑर्डर आपको निकालना हो, के का यूनिट निकालना हो, तो आप सिंपली यूज कर सकते हो मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू 1 माइनस n पर टाइम। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं आगे, आपका एक एमसीक्यू ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो फटाफट आप लोग मैथ का कॉलम करके बता दीजिए व्हाट शुड बी द आंसर। बराबर, पोल लॉन्च कर देता हूं मैं। पोल आपके स्क्रीन पर ये रहे। ये जीरो ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर का क्या आता है? जो आपके रेट का यूनिट है वही आएगा, बराबर है। सो दैट गोज विथ व्हाट? मोल पर लीटर पर सेकेंड, बराबर है। ये क्या है? H2 है, ये I1 है, मतलब ये टोटल सेकंड ऑर्डर हो गया। ओवरऑल ऑर्डर देखने का, ओवरऑल ऑर्डर इसका ओवरऑल ऑर्डर 2 है, इसका ओवरऑल ऑर्डर 3/2 है, इसका ओवरऑल ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर वाले का पर सेकंड आता है, ये भी आपको पता है। ए वाले का 1 आपको पता है और डी वाले का 3 आपको पता है, तो इतने से ही आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट डी लो। करण बेटा समझ में आया? पक्का? ऑलराइट, ठीक है। चलो, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
और उसका यूनिट मैंने आपको रिवाइज करवाया। अब आपको यहाँ पर सेकंड चीज दी हुई है, रेट कांस्टेंट फॉर टू रिएक्शंस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का अपने को ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अभी यहाँ पर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो रेट कांस्टेंट के यूनिट से अपने को पता चल सकता है कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। आपको मैंने नॉर्मल ऑर्डर सिखा दिया है ना, मोल पर डीएमक्यू, डीएमक्यू की जगह आपको लीटर लिखना है तो लिख सकते हैं, मोल पर लीटर रेज़ टू 1 माइनस और टाइम इनवर्स, बराबर है। खाली टाइम इनवर्स है मतलब एसेंशियली क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, बराबर। तो फर्स्ट ऑर्डर वाला ये तो डायरेक्टली आपको देख के ही पता चल गया, ये लीटर पर मोल पर सेकंड है, तो ऐसा आंसर कभी आएगा जब n की वैल्यू 2 होगी, बराबर। दैट मींस व्हेन इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दैट गोज विद व्हाट, समझा क्या, और ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस है जिनके ऑर्डर अपने को याद कर लेने चाहिए, जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है, जिनके कॉमन अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद कर ही लेने चाहिए। वैसे रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे H2O2 का डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेम वे N2O5 का डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसा आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो आपको ध्यान में रखना है। H2O2 और N2O5 का डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये नहीं याद करोगे तो चलेगा, ये भी एक बार के लिए नहीं याद किया तो चलेगा। एसिटाल्डिहाइड का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2 है ना। एसिटाल्डिहाइड का जो डिकम्पोजिशन है दैट इज हैविंग अ फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ 3/2, ठीक है। ये भी आपने नहीं याद किया तो चलेगा। इधर देखो NO2 प्लस CO, इधर NO2 के रिस्पेक्ट में 2 है, CO के रिस्पेक्ट में 0 है, बराबर है। इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, ठीक है, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी, इसका एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल, तो टोटल मॉलिक्यूलरिटी इज आल्सो 2, ठीक है। बात समझ में आई है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है। तो ये जो है ये मेरे मनगढ़ंत है या इसको देख कर लिखा है? सर ना तो ये मनगढ़ंत है ना तो आपने देख के लिखा है, ये आपने एक्सपेरिमेंटली पता की हुई वैल्यूज है। अरे ये जो वैल्यूज है 1 आ रहे हो, वो देख के थोड़ी ना पता चल रहा है, और मैंने अपने मन से थोड़ी ना लिख दिया चलो 1 लिखते मजा आएगा, ऐसा थोड़ी ना लिखा है। एक्सपेरिमेंटली जो आया वो लिखा है, समझ में आया क्या, मगज में गया क्या, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। There are certain reactions which has a very complex order of reactions, and such complex we refer as they have no order of reaction. असल में उनको ऑर्डर होता है बट दैट ऑर्डर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको कहाँ देखने मिलते हैं? सारे आपके जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं ना, ये सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, इसलिए उनको नो ऑर्डर, एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर नो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा एक और यहाँ पर दिया है HBr का फॉर्मेशन, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ HBr इज आल्सो नो ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो आप नहीं याद करोगे तो चलेगा, बट आपको ये एंजाइम वाला पता होना चाहिए, ठीक है। एंजाइम वाला याद रखो, अच्छी बात है। वी जनरली कंसीडर दैट एज अ नो ऑर्डर रिएक्शन, मीनिंग उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। चलिए, which of the following is an example of fractional order reaction? So certainly the answer is D-Dobo. Yes or no? एसिटाल्डिहाइड वाला याद है ना, बराबर। अभी ऐसा सवाल है तो कभी कैसे सॉल्व होएगा, अगर आपको पता है तो ये आप मार्क कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, चलिए, the rate of gaseous reaction is given by an expression A raised to 2 and B raised to 3. The volume of the reaction vessel is reduced to 1/2 of the initial volume. बराबर, volume is reduced to half of the original volume. What will be the reaction rate as compared to the original rate? चलो वो लॉन्च करता हूँ, आप सोच समझ आंसर दीजिए। कानन बेटा, if your doubt is clear, say okay. कानन,
ओके बेटा ठीक है, नहीं आया रहेगा तो रिजेंट करना, कोई बात नहीं, एलाबोरेट वंस अगेन। चलिए अभी यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें क्या बोला हुआ है, रेट ऑफ द गैसियस रिएक्शन इज गिवन विद द इक्वेशन, मतलब हमें रेट लॉ का एक्सप्रेशन ऑलरेडी दे दिया है, रेट इज इक्वल टू के टाइम ए की पावर 2 बी की पावर 3। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब अगर वॉल्यूम को आप हाफ करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, डबल हो गया। अरे कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ना, तो अगर आप वॉल्यूम को हाफ करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। डू यू अग्री, मुंडी ला दीजिए, हाँ सर, बराबर है कि नहीं, बराबर है, वेरी गुड। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन अगर वॉल्यूम को हाफ कर दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाता है, तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने डबल की तो रिएक्शन विल गो 2:2 टाइम। सिमिलरली खाली अब आपने वेसल का ही वॉल्यूम आपने आधा कर दिया तो बी का भी तो कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम हो गया, बराबर है कि नहीं, तो बी के लिए भी क्या हो जाएगा 2:3 टाइम। तो व्हाट इज 2:2, 4, व्हाट इज 2:3, 8। सो ओवरऑल जो मेरा रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, 32 टाइम्स हो जाएगा, पहले के मुकाबले इट विल गो 32 टाइम फास्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। सो यहाँ पर ये कैसे किया समझ में आया, कि आपको पूरा लिख करना है तो लिख सकते हो, तो लॉजिकली करो सिंपली, मेरे हिसाब से एमसीक्यू के अंदर ऐसे ही लॉजिक आपका आना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन हमने ए का डबल किया तो रेट विल बी 4 टाइम, बराबर, और बी का भी डबल हो गया तो उसकी वजह से 8 टाइम, सो ओवरऑल रेट विल बी 32 टाइम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है सब चीजें। ठीक है, तो ओवरऑल रेट जो आपका 32 टाइम हो जाएगा। ओके क्लियर, किसी को डाउट है तो रिजेंट करके पूछ सकते हो, गो विद दिस। ओके चलिए अगला सवाल लेते हैं, उसी के जैसा एक और सवाल। A reaction in which the reactants R are converted into products P follows the second order kinetics, मतलब reaction second order है, अपने को already दे दिया है। If the concentration of the reactant R is increased by 4 time, बराबर, अगर ये 4 टाइम हो गया, बराबर है, what will be the increase in the rate of formation of P, बराबर है, सेकंड ऑर्डर अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, बराबर है। सर पोल लॉन्च करो जल्दी, फटाफट हमारा आंसर आ गया है। सेकंड ऑर्डर अपने को ऑलरेडी बोला हुआ है, रेट इज इक्वल टू के टाइम रिएक्टेंट दिया हुआ है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है। अब कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम कर दिया तो दिस विल बिकम 4 का स्क्वायर, एंड 4 का स्क्वायर इज एसेंशियली व्हाट, 16 नॉट 8। कुछ लोग 8 बोल रहे हैं, लो कर लो बात, मेरा भाई समझ में आया, 4 का स्क्वायर इज नथिंग बट 16 टाइम। अगला सवाल, for a reaction X giving you Y, the rate of the reaction becomes 27 times. Okay, rate of the reaction becomes 27 times when X is increased 3 times. बराबर, मतलब इस बार अपने को रिवर्स दिया हुआ है, ऑर्डर नहीं दिया है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में ऑर्डर दिया तो कितना टाइम्स हुआ था पूछा था, अब ये लोग ने बोला है कि मतलब हमने रिएक्शन को 3 टाइम किया है, तो रेट जो है मतलब कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम किया तो रेट बिकम्स 27 टाइम, 3 raised to x should become 27. Okay, so with that can you tell me in the poll that what should be, एक सेकंड, अरे पोल किधर गए भाई, हेलो पोल, आया आया आया, क्या वजह सर, बटन लेके ही बटन जैसे आते ही धड़ूम, आते ही धड़ूम, 3:3 बराबर, 3:3 has to be what, 27 टाइम। अगर सेकंड ऑर्डर होता तो 9 टाइम हो जाता, थर्ड ऑर्डर है इसीलिए वो कितना हो गया, 27 टाइम हो गया। ठीक है,
चलिए अब इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है बराबर 2NO gives me N2O2, 2NO gives what N2O2। ये रिएक्शन अपना वन स्टेप है बराबर है, इसकी अपने को मैकेनिज्म दी हुई है। ये N2O है, एक मिनट कुछ तो मिस्टेक है इसमें। NO N2O2 plus H2 is N2 plus H2O। ये ओवरऑल, अच्छा एक सेकंड, ओके ओके, ये रिएक्शन है, मैं भी किधर देख रहा हूँ, हियर आर रिएक्शन रिएक्शन इज द, हियर इज द, आप ठीक है, ओके गो ऑन। ये रिएक्शन की पहली स्टेप है, सॉरी ये रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, ठीक है। मैकेनिज्म अपने को दे रखा है, ठीक है, और अपने को ये पूछा गया है बराबर है कि इसमें से रेट लॉ कैसे लिखेंगे हम लोग। तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कौन सा स्टेप फास्ट इज द एंड कौन सा स्टेप स्लो इज द, ओके। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो, आप पोल लॉन्च करो, हम लोग तैयार है इधर। दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप इज द, बराबर है, तो स्लो स्टेप रहेगा दैट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यस और नो। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के हिसाब से क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 रेज टू H2, मतलब सॉरी इनटू H2। तो दोनों है ना, जो लोग स्लो स्टेप में होते हैं वो सारे आपके, जो देखो RDS में रहेगा बराबर। एक स्टेटमेंट मेरे साथ में बोलो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको रिपीट करो। जो RDS में होता है वो रेट लॉ में होता है, ये जो लिखा उसको हम कहते हैं रेट लॉ, और ये जो है ये RDS में, और कॉन्वर्स भी ट्रू है, ओके। तो स्टेटमेंट मेरे साथ बोलो, जो RDS में होता है वो रेट लॉ में होता है, और जो रेट लॉ में होता है वही RDS में होता है, याद रहेगा, बोलो जरा वापस में। जो RDS में होता है वो रेट लॉ में होता है, जो रेट लॉ में होता है वो RDS में होता है, ओके वैभव जस्ट अ मिनट, ओके चलो ये रिपीट कर दो फिर से एक बार। जो RDS में होता है वो रेट लॉ में होता है, जो रेट लॉ में होता है वो RDS में होगा, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वही चीजें आएगी जो आपके RDS में है, सॉरी रेट लॉ में वही चीजें आएगी, हाँ बराबर बोला, रेट लॉ में वही चीजें आएगी जो RDS में रहेगी, और जो RDS में रहेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का देखो नाम ही लिखा है ना, रेट डिटरमाइन करने वाला स्टेप, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विच इज अ स्लोएस्ट स्टेप, ओके। स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिया गया, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम्स व्हाट 2, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर इज 1, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर इज 1, बट द ओवरऑल ऑर्डर इज ऑफ कोर्स 1 + 1 दैट इज 2, एंड हेंस आंसर इज व्हाट बी बॉम्बे, ठीक है बराबर है। ऑलराइट चलिए वैभव, ये वाला क्वेश्चन बोल रहे थे आप, हाँ नहीं, I'm not getting you. Okay. चलिए next question on your screen is here. A chemical reaction X giving you Y. The rate of the reaction increases by the factor of 1.837. हाय हाय, अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको चैलेंजिंग बनाया है। नॉर्मली क्या होता है कि रिएक्शन 1 टाइम 2 टाइम होता है तो अपना ऐसा कोई नहीं आता है 1.837, ओके, लेकिन आया है तो देखते हैं आगे। रेट इंक्रीजेस विद द फैक्टर ऑफ 1.837
when the concentration of X is increased by 1.5, the order of reaction is, बराबर है। देखो ये वाला और ये वाला डिक्टो सेम है। यहां पर आपने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन को मैंने 3 टाइम किया है तो मेरे को रेट 27 मिल रहा है, 27 टाइम्स मिल रहा है। तो आपने क्या बोला था, 3:x मस्ट बी 27। सो आपने बोला दैट x इज नथिंग बट व्हाट, 3। आपने कंप्लीट किया, ठीक है। अरे वो सबकी मुंडी ले लूंगा मैं, मुंडी लाने बोला भाई मेरे, हाँ ऐसा समझ गया तो बोलो ना, हाँ सही पता है। तो वैसे अभी अगर मान लीजिए मैंने रिएक्शन को मैंने 1.5 टाइम किया, कॉन्सेंट्रेशन मैंने 1.5 टाइम किया, और अगर स्पीड भी 1.5 टाइम होता तो व्हाट वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन, 1। इसको भी 1.5 टाइम किया तो रेट भी 1.5 टाइम हुआ, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1। लेकिन अगर मान लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता, ओके, तो व्हाट वुड बी द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, 1.5 का स्क्वायर हो जाता था, है कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए आपने कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम किया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो ये 2 टाइम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम किया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो वैसे 1.5 का स्क्वायर के हिसाब से क्या आंसर आ जाएगा, वेरी गुड, क्या आंसर आएगा, 2.25 हो जाएगा, बराबर। लेकिन अपने इधर देख रहे हैं कि ऑर्डर तो कुछ बोलता ही हो रहा है, 1.87 टाइम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, श्वेता क्या लग रहा है बेटा, व्हाट शुड बी द आंसर। श्वेता, श्वेता नहीं आ रहा है तो भी अनम्यूट करो बेटा। वेरी गुड, यस, ऑर्डर जो है वो 1 और 2 के बीच का आना चाहिए, बराबर। तो 1 और 2 के बीच का ऑर्डर क्या रहेगा, 1.5 टाइम, बराबर है। तो 1.5 रेज टू 1.5 करोगे तो आपका आंसर 1. आप ऐसा लिखो 1.5 रेज टू 3/2, ठीक है। तो पहले उसका क्यूब करो फिर स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है, ओके। नहीं करना रहेगा तो स्ट्रेट आपका लॉजिकल आंसर आ गया, मैंने आपको बता दिया। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता तो 1.5:1 इज 1.5 एंड 1.5:2 इज 2.5। तो अपने को जो दिया हुआ 1.837 दिया हुआ है, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच का कोई ऑर्डर होना चाहिए व्हिच इज नथिंग बट 1.5 इज द, ठीक है। चलिए क्लियर, थोड़ा थम्स अप दे दो स्क्रीन पे। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो यहाँ से अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, बराबर। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में, 10 बजे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।